सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में, और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी समझेंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर हम आपको समझाएंगे, नई सरकार से चंद कदम दूर बिहार। बहुत जल्द बिहार में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। दूसरी खबर जो हम आपको समझाने वाले हैं वो होगी, नीतीश कुमार का सामान 7 सर्कुलर रोड क्यों जा रहा है, इसके पीछे की पूरी कहानी आपको समझाएंगे। और तीसरी खबर आपको बताएंगे, चतरा के स्कूल में हुए महापाप का जिम्मेवार कौन है। और चौथी खबर हम आपको बताएंगे, आंकड़ों से समझिए वैभव की तूफानी पारी को। और शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले बात, बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बहुत जल्द नई सरकार का गठन बिहार में हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद से ही बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल और तेज हो गई है। नए सीएम के चेहरे को लेकर मंथन जारी है। शनिवार को सीएम नीतीश कुमार से जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात की। बिहार में नई सरकार की हलचल के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बताया कि बातचीत निरंतर चल रही है। बहुत जल्द नए मुख्यमंत्री और नई सरकार का गठन बिहार में हो जाएगा। इस दौरान चिराग ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से अलग कर दिया। मैं कोई तारीख पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, बट इतना जरूर है कि बहुत जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया। हालांकि जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने वर्तमान नीतीश सरकार की तरह अगली सरकार में भी 2 डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है। मैं यही चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे नीतीश कुमार जी के पार्टी में उनकी मुख्यमंत्री के काल में 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के थे, हमारे जदयू का भी 2 डिप्टी सीएम। तो वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में कोई खटपट नहीं है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आगे जो भी एनडीए की सरकार बनेगी वो भी नीतीश मॉडल पर ही बिहार में काम करेगी। आप जो बोल रहे हैं खटपट, आप ही लोग कभी चटपट दिखाते हैं, कभी खटपट दिखाते हैं, बाकी और कुछ भी कहीं नहीं है, सब सहज है। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। बैठक के बाद 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और संभवतः 15 अप्रैल को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। मतलब ये कि अगले 5-6 दिन तक बिहार में राजनीतिक हलचल ऐसे ही तेज रहेगी। 5-6 दिन में नई सरकार का गठन हो जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब देखिए, बिहार में नई सरकार की गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं, क्या क्या हो रहा है सब कुछ आप जानिए। तो नई सरकार से महज चंद कदम दूर है बिहार, यानी कि बहुत ही कम वक्त अब रह गया है जब नई सरकार बिहार को मिलने जा रही है। आप समझिए आगे क्या होने वाला है, और आइए आपको डेट वाइज समझाते हैं कि कब क्या होगा। तो 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी, और खबर है कि उसी दिन यानी कि 14 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। और फिर 15 अप्रैल की तारीख को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। अब आप खबर तो समझिए, कैसे नई सरकार से महज चंद कदम दूर है बिहार। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और एनडीए के सभी दलों की आंतरिक बैठक होगी। फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, और इस बैठक में नई सरकार के नेता का चुनाव होगा। मतलब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसे चुना जाएगा। फिर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राज्यपाल सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, और फिर नई सरकार के मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा, और बिहार को नया सीएम और नई सरकार मिल जाएगी। और आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री पद की रेस में भी कई लोग हैं जो चल रहे हैं।
आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर कौन कौन से नेता इस रेस में चल रहे हैं। जल्दी से आपको बता देते हैं। फिलहाल बीजेपी के 9 नेताओं का नाम चर्चा में है। कौन कौन है, आइए आपको बताते हैं। अब जो सवाल बिहार के हर व्यक्ति के मन में है वो है कि कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। तो ऐसे में अब कौन कौन से नेता मुख्यमंत्री की पद की रेस में है, एक एक करके उनका नाम आपको बताते हैं। सबसे नंबर 1 पर सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है। नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा, रेणु देवी, संजीव चौरसिया, जनक राम, रमा निषाद और डॉक्टर संजय जायसवाल का नाम भी इस चर्चा में शामिल है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी किसे अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाती है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। नीतीश कुमार के इस्तीफे के पहले ही एक अने मार्ग सीएम आवास से उनका सामान अब शिफ्ट होना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से उनका सामान 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट किया जा रहा है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य हो चुके हैं। एमएलसी पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और बिहार में नई सरकार का गठन होगा। लेकिन नीतीश कुमार के इस्तीफे के पहले ही एक अने मार्ग सीएम आवास से उनका सामान शिफ्ट होना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से उनका सामान 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इसी बंगले 7 सर्कुलर रोड आवास में रहेंगे और इसमें सामान जो है वो अभी आना शुरू हो चुका है। फर्नीचर आज यहाँ पर लाया गया है। नीतीश कुमार 2006 से एक अने मार्ग में रह रहे हैं। वैसे उनके लिए 7 सर्कुलर रोड कोई नया नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार का इस आवास से पुराना और भावनात्मक रिश्ता रहा है। 2006 में एक अने मार्ग को आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री का सरकारी आवास बनाने से पहले 7 सर्कुलर रोड ही सीएम आवास होता था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी में रहते थे। 2014 में भी जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़कर जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था, तब भी नीतीश कुमार इसी बंगले में रहने आए थे और मांझी के बाद फिर से सीएम बनने के बाद भी कुछ दिन तक इसी आवास में रहे थे। 2016 में भी जब एक अने मार्ग में रेनोवेशन का काम चल रहा था, तब भी नीतीश कुमार इसी 7 सर्कुलर रोड में रहने आए थे। नीतीश कुमार का इस आवास से भावनात्मक रिश्ता भी है और वे जब भी यहाँ आते हैं तो बोधि वृक्ष को नमन करते हैं। साल 2015 के बाद से 7 सर्कुलर रोड किसी को आवंटित नहीं किया गया है। मतलब ये कि नीतीश कुमार का सरकारी पता बदलने जा रहा है और वो होगा पटना का 7 सर्कुलर रोड। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां अभी रह रहे हैं एक अने मार्ग, वहां से उनका सामान जो है वो 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट किया जा रहा है। आखिर ये सामान क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, इसके पीछे की पूरी खबर हम आपको समझाते हैं। आप पूरी खबर समझिए। एक अने मार्ग से 7 सर्कुलर रोड आखिर क्यों शिफ्ट हो रहा है सामान, तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार का नया पता जो है वो अब 7 सर्कुलर रोड होने वाला है। यानी कि अब एक अने मार्ग में नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, बल्कि 7 सर्कुलर रोड में वो रहने वाले हैं। मतलब ये कि नीतीश कुमार अब नए बंगले में जाने वाले हैं, एक अने मार्ग से 7 सर्कुलर रोड में जाएंगे। क्यों बदलने जा रहा है नीतीश कुमार का सरकारी पता, तो एक अने मार्ग जो है वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है और राज्यसभा जाने के लिए मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार छोड़ देंगे। अब नीतीश सीएम पद छोड़ेंगे तो कोई और मुख्यमंत्री बनेगा और जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो फिर एक अने मार्ग उन्हें अलॉट किया जाएगा और वो इस एक अने मार्ग में बतौर मुख्यमंत्री रहेंगे। तो नए मुख्यमंत्री के लिए बंगला नीतीश कुमार खाली करेंगे। 7 सर्कुलर रोड से भी नीतीश कुमार का पुराना नाता रहा है और आपको बता दें कि जिस बंगले यानी कि 7 सर्कुलर रोड की बात हो रही है, वहां भी नीतीश कुमार पहले रह चुके हैं। उनका उस बंगले से भी पुराना नाता है। 2014 में इस बंगले में नीतीश कुमार रह चुके हैं। फिलहाल यहां से मुख्यमंत्री कार्यालय चलता है। लंबे समय से इस बंगले का इस्तेमाल करते रहे हैं। प्रशासनिक गतिविधियों, राजनीतिक बैठकों का केंद्र ये बंगला रहा है। नीतीश कुमार कब से एक अने मार्ग में रह रहे हैं, अगर इस सवाल का हम जवाब आपको बताएं तो मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने और 2006 में एक अने मार्ग में नीतीश कुमार आए
और नीतीश कुमार तब से यहीं रह रहे थे। अब आप खबर तो समझिए, एक अने मार्ग से नीतीश कुमार का कनेक्शन क्या है। 2006 से नीतीश कुमार एक अने मार्ग में रह रहे हैं। जीतन राम मांझी के सीएम बनने पर उन्होंने बंगला खाली किया था। 2014-15 में कुछ महीने तक एक अने मार्ग से बाहर रहे, लेकिन फिर सीएम बने तो फिर वापस इसी बंगले में नीतीश कुमार आ गए। अब एक अने मार्ग की कहानी भी आप समझ लीजिए। तो बंगला में रहने वाले पहले सीएम भागवत झा आजाद थे। बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास बन गया और इस बंगले में कई मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2006 से अब तक नीतीश कुमार ही इस बंगले में हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार का पता बदलने वाला है और वो 7 सर्कुलर रोड में रहेंगे। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कटिहार से इस वक्त की बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। बस और पिकअप में आमने सामने की टक्कर हो गई थी और इस हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोढ़ा थाना क्षेत्र के बसगाड़ा चौक की घटना बताई जा रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें आप देखिए, बताया जा रहा है कि बस और पिकअप जो है वो आमने सामने से टकरा गई। पिकअप पर कई लोग जो है वो सवार थे और दोनों की टक्कर आमने सामने से हो जाती है। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं वहां पर जो घायल लोग हैं वो ऐसे सड़क पर हैं। और तीसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब वहां राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया, सभी को निकाला गया और कई घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। देखिए, भीषण हादसा कई बार ऐसा देखने को मिलता है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। बहुत ही दुखदाई ये हादसा है। इसके पीछे की वजह क्या होती है, पूरी खबर हम आपको समझाते हैं। कटिहार की सड़क दुर्घटना जो है वो बहुत ही दुखदाई है। ऐसे में बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को समझना जरूरी है। देखिए, आप सड़क हादसों के आंकड़े को जानकर हैरान हो जाएंगे। और आइए अब सड़क दुर्घटना को समझते हैं। देखिए, भारत में हर साल करीब 1.78 लाख लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो जा रही है। ये तो रही एक साल की बात। अगर 5 साल के सड़क हादसों के देखें तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा डराने वाला है। 5 साल में 7.77 लाख मौतें हो चुकी हैं। और इसको थोड़ा और अगर आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो अगर हर रोज वाली सड़क दुर्घटना और सड़क दुर्घटना में भी मौतों के आंकड़ों को देखें तो वो और ज्यादा परेशान करने वाले हैं। क्योंकि भारत में हर रोज होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो प्रतिदिन 1317 हादसे होते हैं, जिसमें 474 लोगों की मौत हो जाती है। हर घंटे होने वाली दुर्घटनाओं की बात करें तो हर घंटे भारत में 55 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 20 लोगों की जान चली जाती है। अब समझिए, ज्यादातर रोड एक्सीडेंट किस उम्र के लोगों का होता है और किस उम्र के लोगों की सबसे ज्यादा मौत होती है। तो आपको बता दें कि भारत में हर साल सड़क दुर्घटना में जो 1.78 लोग जान गंवाते हैं, उसमें 60% जो लोग हैं वो 18 से 34 साल के होते हैं। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल उठ रहा होगा, रोड एक्सीडेंट के मामलों में देश में बिहार किस नंबर पर है। तो आपको बता दें कि 2018 से 2022 के आंकड़े के मुताबिक सड़क दुर्घटना वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जबकि बिहार 8वें नंबर पर है। 2018 से 2022 तक के रोड एक्सीडेंट में 1,08,882 लोगों की मौत हुई है, जबकि बिहार में 36,191 लोगों ने जान गंवाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी संख्या में होती सड़क दुर्घटनाओं के पीछे की वजह क्या है। तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। सबसे बड़ी वजह तो मानवीय भूल ही है। दूसरी बड़ी वजह लापरवाही से गाड़ी चलाना, यातायात नियमों का पालन ना करना, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना और नशे में गाड़ी चलाना मुख्य कारण माने जाते हैं। सड़क हादसों की कुछ और बड़ी वजहों की अगर हम बात करें तो गाड़ियों की खराब स्थिति और ओवरलोडिंग के साथ साथ कभी कभी खराब मौसम की वजह से भी रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील जरूर होगी। बढ़ते आगे, चतरा के हंटरगंज में स्कूल में महापाप के खुलासे के बाद हड़कंप है। मेडिकल जांच के दौरान तीसरी क्लास की छात्रा गर्भवती पाई गई।
मामले के खुलासे के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में दिख रहा है। प्रिंसिपल को हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोपी की पहचान और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, तो प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चतरा का हंटरगंज प्रखंड, यहां अनुसूचित जाति आवासीय बालिका विद्यालय में महापाप हुआ है। स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची मेडिकल जांच में गर्भवती पाई गई। मामले के खुलासे के बाद हर ओर हड़कंप है, लोगों में नाराजगी है और स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल भी है। घटना की जानकारी मिलते ही बच्ची के परिजन स्कूल पहुंचे और प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम भी पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। स्कूल में महापाप को देखते हुए जनप्रतिनिधियों ने भी नाराजगी जताई और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो गंभीरता से पदाधिकारियों ने लिया है और इसको जांच करके सही विषय को सामने लाने का प्रयास उन्होंने कहा है कि उसको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आ पाएगी। बच्ची एक प्रेग्नेंट पाई गई है, तो उसका जांच के लिए एसडीओ साहब, एससी साहब और भी जिले से पदाधिकारी लोग, थाना प्रभारी लोग, सारे लोग मौजूद थे। तो जैसा भी अभी रिपोर्ट बनाया गया है, बच्चियों से पूछताछ की गई है, रिपोर्ट बनाया जाएगा। जो भी आरोपी होंगे, बच्ची तो टीचर का नाम ले रही है, तो जो भी आरोपी होगा हम चाहेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि कड़ी सजा दी जाए। पूरे मामले में प्रबंधन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पूछताछ के लिए प्रिंसिपल शंकर प्रसाद को थाने ले गई, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डीसी ने पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और मामले की जांच के आदेश दिए। पीड़ित का बयान सुरक्षित माहौल में दर्ज किया गया है और मेडिकल जांच की प्रक्रिया जारी है। डीएनए जांच की मांग की जा रही है ताकि आरोपी की पहचान हो सके। डीएनए जांच के बाद आरोपी की कब तक होगी पहचान और आवासीय स्कूल में ऐसी घटना सामने आने के बाद माता पिता की ओर से उठाई जा रही सुरक्षा पर चिंता को कौन करेगा दूर? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब न्यूज 18 सरकार और प्रशासन से पूछ रहा है। न्यूज 18 के लिए चतरा से सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चतरा में तीसरी क्लास की बच्ची के साथ महापाप हुआ है। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं कब कब इसमें क्या हुआ। देखिए, चतरा के आवासीय विद्यालय में ये महापाप हुआ है, जहां कब कब आवासीय विद्यालय की व्यवस्था पर सवाल उठे हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 2023 से 2024 के बीच में गुड़ा बांदा बालिका आश्रम विद्यालय में सुविधाओं का घोर अभाव मिला, जहां बिजली, पानी, बेंच, डेस्क नहीं मिले। मार्च 2024 की अगर हम बात करें तो संथाल आवासीय विद्यालय में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई, जमकर इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था। 2024 से 2025 के बीच में नेतरहाट स्कूल में गिरती शिक्षा गुणवत्ता को लेकर कैंपेन चला था। मार्च 2026 में पलामू में ज्ञान गंगा आवासीय विद्यालय, जहां 4 नाबालिग छात्र छात्राएं भाग गए, अराजक व्यवस्था, असुरक्षा और दबाव का आरोप लगा था। अप्रैल 2026 में चतरा के हंटरगंज में बालिका आवासीय विद्यालय, जहां नाबालिग छात्रा गर्भवती मिली, विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप है, हिरासत में प्रिंसिपल लिए गए हैं। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। बार बार आवासीय स्कूल में ऐसे मामले क्यों आते हैं? सवाल ये है कि बीईओ और डीईओ क्या कर रहे थे? बीईओ स्कूल का मुआयना क्यों नहीं कर रहे थे? सवाल ये भी है कि डीसी और डीईओ की जिम्मेवारी क्यों ना तय हो? सवाल ये भी उठ रहे हैं, सुरक्षा को लेकर पेरेंट्स की चिंता कौन दूर करेगा? अब आप सोचिए, जब ऐसी घटनाएं होंगी तो कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को आवासीय स्कूल भेजेंगे? बढ़ते आगे। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, लेकिन फटाफट क्रिकेट के मौसम में यदि किसी एक शख्स की चर्चा हर की जुबान पर है तो वो है वैभव सूर्यवंशी। 15 वर्षीय वैभव ने आईपीएल के चौथे मैच में राजस्थान रॉयल्स के लिए तूफानी प्रदर्शन कर तहलका मचा दिया, जिसके बाद देश और दुनिया भर से वैभव को लेकर बयानों की बौछार हो रही है। दिग्गज ग्रीम स्मिथ ने
उन्हें असली सुपरस्टार कहा है, तो कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उनकी बल्लेबाजी को चमत्कारी बताया है। अब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर से करते हुए उन्हें विशेष टैलेंट माना है। मतलब बिहार का ये लड़का अपनी धमक से दुनिया को अपनी मुरीद बना रहा है। वो सबसे छोटा है पर सनसनी है, वो अभी बच्चा है पर है क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा धमाका। जी, आईपीएल 2026 के सीजन में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो हैं वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे 15 साल के बिहार के इस युवा सितारे ने सीजन में तहलका मचा दिया है। शुक्रवार को हुए मुकाबले में राजस्थान ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराकर अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज की। इस जीत के हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने महज 26 गेंद में 78 रन जड़ डाले। तो आप वैभव के बारे में जानिए, वैभव की चर्चा आखिर इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। तो वैभव की तूफानी पारी को आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, वैभव की तूफानी पारी को आप आंकड़ों के जरिए समझिए। आईपीएल 2026 में जो पहला मैच उन्होंने खेला, जिसमें उन्होंने करीब 17 गेंद पर 52 रन जड़े, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के वैभव ने लगाए हैं। दूसरा मैच जिसमें उन्होंने जो है गुजरात टाइटन से ये मैच था, उसमें 18 गेंद पर 31 रन उन्होंने बनाए, 5 चौके और 1 छक्का वैभव ने जड़ा है। इसके बाद जो तीसरा मैच हुआ मुंबई इंडियंस के साथ, उसमें 14 गेंद में 39 रन वैभव ने बनाए और इसमें 1 चौका और 5 छक्का वैभव ने लगाया था। और चौथा मैच आरसीबी के साथ था, जिसमें 26 गेंद में 78 रन बनाए, 8 चौका और 7 छक्के वैभव ने मारे हैं। और अब आपको बताते हैं मैच और उनका स्ट्राइक रेट। देखिए, मैच उन्होंने 4 खेले हैं, 200 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट की बात करें 266.66 है। 22 चौके अब तक वो जड़ चुके हैं, 18 छक्के वैभव लगा चुके हैं। अब आपको खबर समझाते हैं सूर्यवंशी के वैभव को। अब आप समझिए, आईपीएल 2026 का सुपर लिटिल मास्टर वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप के हकदार बन चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि उनकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है और बड़े बड़े दिग्गज उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसी के